सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. अब देख रहे हैं गुमराह एक साजिश भाग दो. अभी तक जो हुआ उन सब के पीछे कमल का हाथ है. ये सवाल सबके मन में था. अब इस सवाल के जवाब के लिए महाराज और आशुतोष दोनों कमल की हवेली में जाने की जरूरत थी. मगर ये काम आसान नहीं था. कुछ पाठक जो जानकार व्यक्ति थे उन्होंने कहा, कमल अपने चेले चौबे के साथ हर अमावस्या के दिन कंचनगढ़ एक पूजा में जाते हैं. यही एक मौका है हवेली में छानबीन करने का, और आप दोनों के पास 10 घंटे का समय है. लेकिन हाँ, हवेली में कमल की पत्नी श्वेता होगी, तब ये मुश्किल है. अंकिता ने कहा, बस इतनी सी बात, वो सब मुझ पर छोड़ दो. मैं श्वेता को अपनी बात में उलझा लूंगी और आप दोनों अपना काम कर लेना. अंकिता, आशुतोष, महाराज तीनों कमल के हवेली में पहुंच जाते हैं और अंकिता श्वेता को अपनी बातों में उलझा लेती है. श्वेता बेहद ही भोली थी. वही महाराज और आशुतोष तलाश शुरू कर देते हैं. इतने में हवेली के पीछे वाले दरवाजे से श्वेत, शायर छोटू और कूल भी आ जाते हैं. अब पूरी हवेली में सब चारों तरफ फैल जाते हैं. श्वेत ने चौबे का कमरा की तलाश की, जहां उसे एक खंजर, वही एक तस्वीर, एक चौंका देने वाली तस्वीर हासिल हुई. वही महाराज को हवेली के पीछे वाले हिस्से में बहुत सारे खाने की सामग्री मिली. आशुतोष को एक कमरा मिला जिसमें बहुत सारी रस्सियों का बंडल था. शायर छोटू को एक कमरा मिला जहां बहुत सारी साड़ी बिखरी हुई. साथ ही चौबे और नौकरानी सोनी की तस्वीर एक दिल वाली लॉकेट में मिली. कुल को कुछ खत मिले. काफी वक्त हो चुका था और अंकिता वहीं कुछ घंटे बाद जा चुकी थी. अचानक सभी को गाड़ी की आवाज सुनाई दी. चौबे और कमल दोनों हवेली में आ चुके थे. श्वेत, महाराज, आशुतोष, छोटू कुल सारे सबूत को लेके हवेली से निकलने की तैयारी में थे. श्वेत ने कहा, थत तेरी की अब हम पकड़े जाएंगे. कुल ने कहा, अगर हम समय से बाहर नहीं निकले तो हम इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे. शायर छोटू ने कहा, अपने अपने सबूत को हवेली के पीछे वाले बागीचे में फेंक दो. झाड़ी में सबूत गिरने से नुकसान भी नहीं होगे. वही बगीचे के पास अंकिता खड़ी थी. सारे इकट्ठे सबूत फेंक दिए जाते हैं और अंकिता उन सबूत को लेके चली जाती है. यहाँ हवेली में श्वेत, महाराज, आशुतोष, छोटू कुल फंस जाते हैं और सब एक बड़े से कमरे में छुप जाते हैं ताकि रात के वक्त वो यहाँ से भाग सके. चौबे को उसके कमरे में लगी तस्वीर नहीं मिलती. वही नौकरानी सोनी के चौबे के साथ दिल वाली लॉकेट भी. चौबे के लिए वो तस्वीर किसी से कम नहीं थी. चौबे ने पूछा श्वेता से, बड़ी मालकिन, क्या यहाँ कोई हमारे जाने के बाद आया था? श्वेता ने कहा, हाँ महाराज, आशुतोष और अंकिता. लेकिन मेरे ख्याल से सब चले भी गए थे. क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? चौबे ने कहा, कुछ नहीं. वहीं उस हवेली के कमरे में बंद चारों निकलने के इंतजार में थे, मगर कुछ और ही हुआ. अंकिता समझ चुकी थी अब महाराज, छोटू, श्वेत और आशुतोष चारों के साथ कुछ हुआ है. अब सबूत थे मगर अंकिता अकेली थी. अंकिता को डर था कि अगर चारों नहीं मिले तो गांव में गलत अफवाह फैलने में वक्त नहीं लगेगा. शाम का वक्त अंकिता मंदिर जाती है. वहां अंकिता को कुछ लोगों को आपस में बात सुनाई दी कि 2 दिन बाद सारा काम हो जाएगा, मगर याद रहे 2 दिन से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, वरना सारा काम तमाम हो जाएगा. आखिर क्या होने वाला था 2 दिन बाद? अंकिता बैठे ही थी, तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और अचानक शायर छोटू के टंगे जैकेट से एक पर्सनल डायरी गिरी. अंकिता ने उस डायरी को पढ़ने लगी. ये बात थी 15 अक्टूबर 1998 की. शायर छोटू लिखते हैं, मेरी जिंदगी में एक बड़ा दिन था. आज जो मैं लिख रहा हूँ वो बात है मीरगढ़ और बंजारन राज की लड़ाई की. ये लड़ाई में मैंने कुछ खो के बहुत कुछ पाया था. बंजारन राज में रहने वाले भानु प्रताप उर्फ फनी बॉय और मीरगाड़ में राणा जी उर्फ गोल्डन बॉय के बीच की लड़ाई थी. ये लड़ाई का मकसद सिर्फ बंजारों के द्वारा हड़पी हुई जमीन को छुड़ाना था. मेरा इस लड़ाई से एक इतिहास जुड़ गया. जब मैंने मंगलगढ़ के पास एक योद्धा लड़की जो घायल पड़ी थी, जिसका नाम था नेहा खान, जिसने राणा उर्फ गोल्डन बॉय की तरफ से लड़ाई की, मगर राणा ने नेहा खान पे ही हमला करवा दिया. मैंने उस योद्धा की मदद की, उसके जख्मी हालत में उसे बचाया और मैंने एक ऐसे लड़ाई लड़ी जिसमें बंजारे और राणा दोनों ही बुरी तरह हार गए.
नेहा खान की एक छोटी बहन भी थी जो बहुत बड़ी योद्धा थी। उसका नाम मुझे आज भी नहीं पता, क्योंकि हालात ऐसे थे कि परिचय हो पाना संभव ही नहीं हुआ। वही राणा के और भानु प्रताप के कुछ लोग इस युद्ध में पीठ दिखा के भाग गए। इसी युद्ध में नेहा खान ने अपनी छोटी बहन को उसने खो दिया। मैंने बेहद पता लगाया, मगर नेहा खान की बहन का कुछ पता नहीं चला। मीरगढ़ में रहने वाली ऊंचे टीले की छोटी पंडिताइन नेहा बोधी, जिसे सब पता था, उन्होंने नेहा खान से कहा, आने वाले उचित समय में तुम्हें तुम्हारे लोग मिलेंगे। छोटी पंडिताइन नेहा बोधी ने मुंह से कहा, हमारी वापस मुलाकात होगी। वही सब ठीक होने के बाद मैं 17 फरवरी सन 2000 को मैंने मीरगढ़ से सारी लड़ाई लड़कर विदा लिया और नेहा खान ने वादा किया, जब जरूरत हो मुझे एक बार याद करना, ये तुम्हारी दोस्त हर वक्त तैयार है। मैंने सलाम किया और विदा ले लिया। अंकिता ने उस डायरी को रख के अब आगे की योजना को अंजाम देने वाली थी, क्योंकि 2 दिन का वक्त था। अब सारे राज खुलने वाले थे। अंकिता गांव की पूजनीय गुरु माता से सलाह करने के लिए शक्तिगढ़ की काली पहाड़ी के पास जाती है। गुरु माता का नाम था तेजस्वनी काली पहाड़ी की काली पंडिताइन आद्योग्नि जी। काली पंडिताइन आद्योग्नि ने कहा, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, और हाँ, ध्यान रहे अपने साथ पूजी को भी लेके जाना। अंकिता अब ठीक वैसा ही करती है और नेहा खान के पास जाने की तैयारी हो जाती है। अंकिता के साथ पूजी भी जाती है। पूजी और अंकिता दोनों जिप्सी ड्राइवर उट्टू के साथ मीरगढ़ की तरफ रवाना होती है। शक्तिगढ़ से मीरगढ़ 125 किलोमीटर था। मीरगढ़ जाते वक्त बंजारनगढ़ पड़ता था। अंकिता और पूजी दोनों के मन में अब एक ही सवाल था, क्या जो शक्तिगढ़ में बंजारे हैं वो क्या इसी गांव के तो नहीं? इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहती थी। अचानक बंजारन राज के 15 किलोमीटर पहले ही गाड़ी खराब हो जाती है। उट्टू ड्राइवर ने कहा, मालकिन लगता है गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। हम अभी रामगढ़ के जंगल में हैं। पूजी ने कहा, रामगढ़ का जंगल ये वही जंगल है जहां डाकू लोगों का हर पल खतरा होता है। अंकिता ने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? रामगढ़ के जंगल से ही एक बेहद ऊंची पहाड़ में हवेली दिखाई दी। पूजी ने कहा, ये हवेली किसकी है? उट्टू ने कहा, यह हवेली ठकुराइन दुर्गावती उर्फ मोना देव की है, और ये अब दुर्जन सिंह उर्फ रवि चौधरी के कब्जे में है। पूजी और अंकिता समझ चुकी थी जरूर बेहद बड़ी कोई साजिश चल रही है। अचानक दौड़ते हुए घोड़े की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। पूजी, अंकिता और उट्टू समझ जाते हैं डाकू आ चुके हैं। अंकिता, पूजी, उट्टू तीनों के पीछे डाकू पड़ जाते हैं। अचानक इसी भागम भाग में अंकिता को एक लड़की नजर आती है और शायर छोटू की डायरी को फेंक देती है। मगर अब तीनों अंकिता, पूजी और उट्टू को डाकू उठा के ले जाते हैं। क्या होगा आगे? क्या अंकिता, पूजी नेहा के पास पहुंच पाएगी? क्या ये राज खुल पाएंगे? क्या होने वाला था 2 दिन बाद? आगे जानने के लिए देखते रहे गुमराह एक साजिश भाग 2। लेखक शायर छोटू, जैस्मिन, तेजाब।